नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट देश को किया समर्पित। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से देश की तेल आयात पर निर्भरता होगी कम। जैविक ईंधन के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी में होगी वृद्धि। देश को 7-8 सालों में एथेनॉल ब्लेंडिंग से होगा 50,000 करोड़ रुपए की बचत। जानवरों में फैल रहे लंपी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने तैयार की वैक्सीन। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वैक्सीन को विधिवत रूप से राष्ट्र को किया समर्पित। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के 13,25,000 किसानों के खातों में जमा की गई सब्सिडी की रकम। सिंचाई के लिए जुलाई माह की सब्सिडी राशि 385 करोड़ 98 लाख रुपए। अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी हुई कारगर साबित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। गुरुवार की सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में बादल फटने से करीब 10 दुकानें पानी में बहीं। प्रशासन का आनी उपमंडल में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश। और खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में द्वितीय जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कर राष्ट्र को इसे समर्पित किया। खास बात यह है कि इस प्लांट की वजह से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पानीपत के जैविक ईंधन प्लांट से पराली को बिना जलाए भी निपटारा हो पाएगा और इसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई फायदे एक साथ होंगे। बुधवार को जब दुनिया भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा था, तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, पर्यावरण और ग्रीन ईंधन के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इस 2G एथेनॉल संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है और ये पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन पराली का उपयोग करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानीपत के जैविक ईंधन प्लांट से पराली का बिना जलाए ही निपटारा हो पाएगा। इस आधुनिक प्लांट में धान और गेहूं के भूसे के साथ ही मक्के का बचा हुआ हिस्सा, गन्ने की खोई, सड़ा गला अनाज, इन सभी का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। हमारे अन्नदाता जो मजबूरी में पराली जलाते थे, जिन्हें इस वजह से बदनाम कर दिया गया था, उन्हें भी अब गर्व होगा कि वो इथेनॉल या जैविक ईंधन के उत्पादन में भी मदद कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पराली से 5 अमृत निकलेगा जो देश के काम आएगा। पराली जलाने से धरती माँ को जो पीड़ा होती थी, उस पीड़ा से धरती माँ को मुक्ति मिलेगी। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, उससे गाँव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो पराली किसानों के लिए बोझ थी, वही उनके लिए अतिरिक्त आय का साधन बनेगी। चौथा फायदा ये कि प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण की रक्षा में किसानों का योगदान और बढ़ेगा और पांचवा लाभ ये कि देश को एक वैकल्पिक ईंधन मिलेगा। पराली को जलाने में कमी के माध्यम से यह परियोजना ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में सालाना लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देगी, जिसे देश की सड़कों से सालाना लगभग 63,000 कारों के हटने के बराबर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से बीते 7-8 सालों में देश के करीब 50,000 करोड़ रुपए बाहर विदेश जाने से बचे हैं और करीब इतने ही 1,000 करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे देश के किसानों के पास गए। कुछ साल पहले देश ने तय किया था कि पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करेंगे।
हमारे किसान भाई बहनों की मदद से देश ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। 8 साल पहले हमारे देश में इथेनॉल का उत्पादन सिर्फ 40 करोड़ लीटर के आसपास होता था। आज करीब करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उन दलों पर हमला बोला जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। पीएम ने जैव ईंधन यानी हरियाली लाने वाला ईंधन को पर्यावरण बचाने वाला ईंधन बताया और कहा कि प्रकृति की पूजा करने वाले इस देश में बायोफ्यूल प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। PMAYU सभी के लिए आवास भारत सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को 12 मासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है। 2004 से 2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक से अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और PMAY शहरी योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। 2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से BLC, AHP और ISS और कार्य क्षेत्रों के तहत पहले से ही मंजूरी दिए गए आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगली खबर देश के पशुधन के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की है। ये वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है। तोमर ने इस वैक्सीन को लंपी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है। तोमर ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत ये वैक्सीन विकसित करके एक और नया आयाम स्थापित किया गया है। उन्होंने अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दी, जिनके प्रयासों से लंपी रोग के टीके को विकसित किया गया है। 2019 में जब से बीमारी भारत में आई, तब से ही संस्थान वैक्सीन विकसित करने में जुटे थे। तोमर ने प्रसन्नता जताई कि वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अल्प अवधि में सीमित परीक्षण में सभी मानक स्तर पर 100% कारगर वैक्सीन विकसित की है, जो लंपी बीमारी से निजात दिलाने में असरदार होगी। तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं को राहत के लिए ये वैक्सीन जल्द से जल्द बड़ी तादाद में मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि देश में 30 करोड़ पशुधन है। मूक पशुओं की तकलीफ समझकर उन्हें अतिशीघ्र राहत देने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए।
ये वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। अब यह देश के उपयोग में आएगी और जो बड़ी मात्रा में हमारे पशु जीवन और मृत्यु के बीच में लंपी स्किन डिसीज के कारण परेशान थे, जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे, उससे निजात दिलाने में निश्चित रूप से आज का ये दिन मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। रुपाला ने कहा कि ये पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है जिसका फायदा पशुओं में व्याप्त लंपी बीमारी को दूर करने में होगा। ऐसे ही इस वैक्सीन के संशोधन से ही हमारे सारे पशुपालकों में बड़ी उम्मीद का उदय हो सकता है और हमें भी कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते उसका मैक्सिमम प्रयोग हम कैसे जल्दी से जल्द कर सके उस दिशा में सब मिलकर काम करें। अगली खबर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के 13,25,000 किसान के खातों में सिंचाई के लिए जुलाई माह की सब्सिडी राशि 385 करोड़ 98 लाख रुपए जमा की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को योजना की अनुदान राशि और जानकारी पारदर्शिता के साथ समय पर उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी कारगर साबित हो रही है। डिजिटाइजेशन की दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंधन निदेशक अमित तोमर ने शुक्रवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के किसानों के खातों में राज्य शासन की ओर से सिंचाई कार्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी जमा कराई जा रही है। डीबीटी की तैयारी के लिए बिजली कंपनी ने कर्मचारियों ने 1 वर्ष तक सघन प्रयास किए। किसानों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता और खसरा आदि जुटाए गए। 13 लाख किसानों के घरों और खेतों पर जाकर सभी जानकारी एकत्रित की गई। 3 चरणों में इनका विधिवत परीक्षण किया गया। जिला प्रशासन से भी मदद ली गई। किसानों की सभी जानकारी बिजली खातों से लिंक की गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में किसान आमदनी को बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों को उगाने के अलावा भी कई प्रकार के फल और सब्जियां उगा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में फलों की खेती करते हैं जिसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इस तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती की भी शुरुआत पालघर में हो गई है। वाड़ा के आम गांव के रहने वाले किसान शिवराम बसवंत वैसे तो नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने खेती के क्षेत्र में कुछ हटकर करने की सोची और 1 साल पहले ही अपनी करीब 1.25 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिससे अब फ्रूट निकलने की शुरुआत हो गई है। किसान शिवराम बसवंत ने बताया कि खेती में कुछ अलग करने की लालसा सदैव उनके मन में थी। इसी बीच उन्होंने YouTube पर ड्रैगन फ्रूट की खेती और उससे होने वाले मुनाफे के कुछ वीडियो देखे, जिसके बाद YouTube पर मिले एड्रेस से उन्होंने जून 2021 में सोलापुर से 2200 ड्रैगन फ्रूट के रोप मंगवाए और सीमेंट के स्टैंड खड़े करके एक स्टैंड में 4-4 रोप रोपे। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अब करीब 7.5 लाख रुपए की लागत आई है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर वाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों में दिलचस्पी भी बढ़ती दिख रही है। शिवराम कहते हैं कि उनसे कई किसानों ने ड्रैगन की खेती की तकनीकी जानकारी के लिए संपर्क किया है। ड्रैगन फ्रूट के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर मिट्टी की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी ये फ्रूट अच्छी तरह से उग जाता है। 1 साल में 50 सेंटीमीटर की बारिश और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में ड्रैगन फ्रूट की खेती आसानी से की जा सकती है। अगर आप अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपकी मिट्टी 5.5 से 7 pH की होनी चाहिए। यह बालुई मिट्टी में भी हो सकता है। अच्छे कार्बनिक पदार्थ और रेतीली मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों को 1 एकड़ भूमि पर करीब 8 से 10 लाख का मुनाफा हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि 1 साल लगाएं और 27 साल तक बैठकर मुनाफा कमाएं। गन फ्रूट एक सीजन में कम से कम 3 बार फल देता ही है। एक फल का वजन आमतौर पर 400 ग्राम तक होता है। एक पौधे में कम से कम 50 से 60 फल लगते हैं। इस पौधे को लगाने के बाद पहले साल से ही आपको ड्रैगन फ्रूट का फल मिलने लगेगा। फल के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना। मुनाफा बराबर ही है। बाजार में फ्रूट की कीमत 200 से 250 रुपये प्रति किलो तक है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो आप मालामाल हो सकते हैं।
दुनिया भर में मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े कार्यबल में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। वहीं भारत में मछुआरों की कुल आबादी का लगभग 44% महिलाएं हैं। महिलाएं विभिन्न प्रकार की मछली पालने से जुड़ी गतिविधियों, छोटे पैमाने पर निकटवर्ती तट पर मछली पकड़ने के कार्यों और सीवीड की खेती, मछली की सफाई, सुखाने, सॉल्टिंग और औद्योगिक प्रसंस्करण के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। वैसे पारंपरिक तौर पर मत्स्य पालन एक पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है, जहां महिलाओं के योगदान को मान्यता नहीं दी जाती रही है और उनकी आय का अत्यधिक मूल्यांकन भी नहीं किया जाता है। इसीलिए इस कार्य से संबंधित 1.24 करोड़ महिला कार्यबल के सशक्तिकरण और उत्थान से क्षेत्रीय विकास को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग ने एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं बदलाव की वाहक विषय पर मत्स्य पालन क्षेत्र में लैंगिक स्तर पर अंतर को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। अतिथि पैनलिस्टों ने विभिन्न समाधानों और अवसरों पर अपने विचार सामने रखे जो लैंगिक अंतर को कम कर सकते हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। गुरुवार सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में बादल फट गया। बाढ़ के चलते करीब 10 दुकानें बह गईं। इसके अलावा गुजरा गांव में 4 वाहन पानी के तेज़ बहाव में बह गए। वहीं भारी बारिश के कारण गाँवों के नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने बारिश के कारण आनी उपमंडल में शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद करने का आदेश जारी किया है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% की बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। कुल मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। कुल उपज 1,09,07,000 टन रहने का अनुमान है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 72,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली।
10 अगस्त को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 7,105 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 105 रुपए की तेजी आई और भाव 7,210 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह देहगांव मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अगस्त को अरंडी का भाव रहा 7,075 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 7 रुपए चढ़कर 7,082 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 6,950 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,000 रुपए। वहीं सेमी मंडी में भी इस दौरान अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 7,115 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती आई और अरंडी 7,175 रुपए पर बिकी। रापर मंडी में मंगलवार को अरंडी का भाव रहा 7,072 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 65 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,137 रुपए। मंडी खबर के बाद आइए देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।